नमस्कार, मैं न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद अवस्थी। भारत वीरों की भूमि है। वीरता और बहादुरी के ऐसे ऐसे किस्से इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं जिसे सुनकर कोई भी दांतों तले उंगली दबा ले। लेकिन आज का दिन कुछ खास है, क्योंकि आज का दिन याद किया जाता है वीरता की ऐसी कहानी के लिए जिसकी देश क्या दुनिया में भी कोई दूसरी मिसाल नहीं। सोचकर देखिए, क्या पुलिस की एक कंपनी किसी देश की आर्मी की एक ब्रिगेड को परास्त कर सकती है? लेकिन भारत की मिट्टी ऐसे वीरों को पैदा करती है जो ऐसे कमाल कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही योद्धाओं के पराक्रम की, उनकी देशभक्ति की और देश के लिए उनके त्याग के जज्बे की। आज हम आपको सुनाएंगे वीरता की ऐसी कहानी जिसे सुनने के बाद आप इन जवानों को खड़े होकर सलाम करेंगे और आपको गर्व होगा अपने देश के इन पराक्रमी योद्धाओं पर। हम आपको यह भी बताएंगे कि विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से ये जवान देश के अलग अलग हिस्सों में देश की सेवा में जुटे हुए हैं। शौर्य दिवस पर MH1 न्यूज के साथ आप भी सलाम कीजिए देश के इन जाबाजों को। हम अपने घरों में सुरक्षित हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए घनघोर जंगलों, उबड़ खाबड़ पहाड़ों, हिंसाग्रस्त इलाकों में कोई दिन और रात की फिक्र किए बगैर अपनी ड्यूटी में तैनात है। आज इन जवानों और अफसरों की वीरता की कहानी हम आपको सुनाएंगे और यह बताने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में पूरी लगन और मेहनत के साथ ये जवान अपने फर्ज को बखूबी निभा रहे हैं। हमारे इन खास मेहमानों के साथ वीरता की कई कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एक्स IG CRPF VPS पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत। पवार साहब, DIG CRPF श्रीमती नीतू सिंह जी भी हमारे नीतू जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है शौर्य चक्र विजेता डिप्टी कमांडेंट RK सिंह जी और हमारे साथ उनकी वाइफ भी इस पूरी चर्चा में जुड़ेंगी, डॉक्टर रत्ना सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस पूरी चर्चा में। हम इन खास मेहमानों से खास बातचीत करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं वीरता की वो कहानी जिसकी देश क्या दुनिया में भी कोई मिसाल नहीं मिलती और जिसकी वजह से आज के दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप भी देखिए क्या हुआ था आज से 50 साल पहले कच्छ के रण में। किस तरह से CRPF की एक कंपनी ने पाकिस्तान आर्मी की एक ब्रिगेड के छक्के छुड़ा दिए थे और अपने देश की सीमा की रक्षा की थी। भारत के इतिहास में वीरता और पराक्रम की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। हर कहानी हमें प्रेरणा देती है, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो तारीखों को यादगार बना देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है जिसने 9 अप्रैल को यादगार तारीख बना दिया। ये कहानी कच्छ के रण में सरदार पोस्ट पर CRPF की वीरता की कहानी है, जो घटी 9 अप्रैल 1965 के दिन। CRPF के चंद जवानों की एक टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को वापस भागने के लिए मजबूर कर दिया। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में पाकिस्तान ने घुसपैठ के लिए कंजरकोट डीन में अपनी पोस्ट स्थापित कर ली थी। पाकिस्तान की मंशा थी भारत में दाखिल होने की और पाकिस्तान के इरादों को नाकाम करने के लिए कंजरकोट से 4000 गज के फासले पर सरदार पोस्ट की स्थापना की गई और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी CRPF की टुकड़ियों को दी गई। पाकिस्तान को लगा पोस्ट की सुरक्षा में भारतीय सेना तैनात नहीं, ऐसे में यहां से घुसपैठ की जा सकती है और 9 अप्रैल 1965 की सुबह पाकिस्तान की पूरी एक ब्रिगेड ने करीब 3:30 बजे सरदार पोस्ट की ओर कूच कर दिया। इस ब्रिगेड के साथ मौजूद थी 25 तोपें भी। पाकिस्तान की फौज धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जब पाकिस्तान की ब्रिगेड सरदार पोस्ट से 100 गज की दूरी पर थी, मोर्चे पर तैनात संतरी ने उन्हें ललकारा, कौन आता है? लेकिन जवाब आया भारी गोलीबारी के तौर पर। जंग छिड़ चुकी थी। फौरन मोर्चे पर जवान तैनात हो गए और पाकिस्तानी सेना की ब्रिगेड से CRPF की एक कंपनी का मुकाबला शुरू हो गया। पाकिस्तान की सेना ने पोस्ट को कई दिशाओं से घेर रखा था। पश्चिम की ओर से पाकिस्तान के मोर्टार भारतीय मोर्चे को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे थे। बगल में मौजूद
डाक पोस्ट में एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी थी जिस पर दुश्मन कब्जा करना चाहते थे। अगर ऐसा हो जाता तो पोस्ट को बचाना नामुमकिन था। टावर गिराना जरूरी है, नहीं तो पूरी पोस्ट खतरे में है, जल्दी। इसके बाद जान पर खेलते हुए सिपाही शिवराम ने यह पोस्ट उड़ा दी। वहीं सूबेदार बलबीर सिंह ने अपनी 3 इंच मोर्टार से मोर्चा संभालते हुए दुश्मन के मोर्टार पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। लेकिन ब्रिगेड का मुकाबला करने के लिए पोस्ट पर हथियार सीमित थे। इसके बाद एक योजना बनाई गई। सरदार पोस्ट से फायरिंग बंद कर दी गई। दुश्मनों को लगा उन्होंने सभी भारतीय सैनिकों को मार दिया। दुश्मन आगे बढ़ने लगे और जब दुश्मन बेहद करीब आ गए तो एक बार फिर से सीआरपीएफ के जवानों ने पाकिस्तानी ब्रिगेड पर जोरदार फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद दुश्मनों के पांव उखड़ गए। लेकिन इसी बीच सरदार पोस्ट पर दुश्मनों के लिए काल साबित हो रही एक मशीन गन जाम हो गई। इसके बावजूद भारतीय वीरों ने हार नहीं मानी। हवलदार भावना राम ने सारे ग्रेनेड इकट्ठे किए और एक के बाद एक पाकिस्तानी सेना पर ग्रेनेडों से हमला कर दिया। पाकिस्तानी सेना के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। सीआरपीएफ की एक टुकड़ी ने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को सुबह 3 बजे से शाम को 5 बजे तक रोक कर रखा। भारतीय सेना के आने तक सीआरपीएफ के जाबाज मोर्चे पर डटे रहे। पाकिस्तान के 4 सैनिकों को जिंदा पकड़ा गया, जबकि 34 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय वीरों ने ढेर कर दिया। इस जंग में सीआरपीएफ के जवानों की भी शहादत हुई, लेकिन मरकर भी अपने देश की धरती पर इन वीरों ने दुश्मनों को कदम नहीं रखने दिया। सीआरपीएफ की इस वीरता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था कि ये युद्ध भारतीय पुलिस के इतिहास में ही नहीं, दुनिया के सैनिक युद्धों के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। सीआरपीएफ के इन जवानों की वीरता के याद में 9 अप्रैल के दिन को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इन वीर सैनिकों को MH1 न्यूज का भी सलाम। तो इन वीरों की वीरता को ना सिर्फ MH1 न्यूज बल्कि पूरा हिंदुस्तान सलाम करता है और कहीं ना कहीं ये वीर डटे हुए हैं अपने अपने मोर्चों पर, इसलिए हम यहां पर सुरक्षित बैठे हुए हैं। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारे साथ पवार साहब भी जुड़े हुए हैं, श्रीमती नीतू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं शौर्य चक्र विजेता डिप्टी कमांडेंट आर के सिंह जी और उनकी पत्नी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है डॉक्टर रत्ना जी। चारों मेहमान खास मेहमानों से बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले पवार साहब, फख्र होता है इस फोर्स से आप जुड़े हुए हैं जिसने पाकिस्तानी ब्रिगेड के छक्के छुड़ा दिए। हाँ, बिल्कुल फख्र होता है और बहुत फख्र होता है, क्योंकि ये जो वाकया है, वैसे सीआरपी ने इस वाकये के अलावा भी सीआरपी ने बहुत सारे इस कंट्री को पुलिस हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें दी हैं। आज जो हम 21 अक्टूबर मनाते हैं वो भी सीआरपी की वजह से ही है। हॉट स्प्रिंग के ऊपर हमारे जवानों ने 1959 में अपनी शहादत दी थी, उसी से ये मनाया जाता है, जबकि उनको मालूम था कि हम मरेंगे यहाँ। उन्होंने कहा नहीं, हम जाएंगे नहीं। चाइनीज ने उनको मौका दिया था कि आप जाते तो भाग जाओ, उन्होंने कहा नहीं, कि हमारा कंट्री, हम नहीं यहाँ से जाएंगे, मरना है तो मर जाएंगे। वो मर गए वहीं। जाहिर सी बात है शहादत की। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलरली जो ये किस्सा है, ये एक बड़ी अजीब बात है। सीआरपी की सिर्फ 2 कंपनी थी, ये अर्धसैनिक बल है, उधर से पूरी एक ब्रिगेड ने अटैक किया। ये खाली एक हिंदुस्तान के इतिहास की बात नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं मिलती जिसमें एक ब्रिगेड को 2 अर्धसैनिक बलों की कंपनियों ने पीछे हटाया हो। और ये वो बड़ी प्लानिंग से आए थे, उनकी बहुत जबरदस्त प्लानिंग थी। प्लानिंग कैसे थी? उन्होंने 8 तारीख को हमारी पोस्ट के गवर्नमेंट से भी बात की थी और पोस्ट कमांडरों से बात की थी कि हम 10 तारीख को एक आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, रेंजर्स की आपस में, और आपके तरफ से जो आना चाहें हम लोग आपस में मीटिंग करेंगे जी। एक तो ये बात थी कि उन्होंने मीटिंग का एक झांसा दिया था। दूसरा, उन्होंने ये सोचा था कि इनको अचानक से हम रात को कर देंगे अटैक, तो इन्हें पता ही नहीं चलेगा क्या हुआ। तो आप देखिए कि हमारे जो जवान थे वो किसी तरह से भी तैयार नहीं थे। ये एक बड़ी ध्यान देने की बात है। एक तो आपको ये पता हो कि आपके ऊपर अटैक होने वाला, आप उस हिसाब से तैयार बैठे। उनको बिल्कुल भी कुछ पता नहीं था कि उनके ऊपर कोई ऐसा अटैक होगा और अचानक से अटैक होगा।
और उनके ये बताया गया, जब आपको कोई ये कहेगा भाई इस बारे में हम आपसे परसों मीटिंग करेंगे, आप ऐसे थोड़ा ये सोचेंगे चलो भाई अभी तो शांति है, परसों मीटिंग के बाद देखेंगे। लेकिन वो ये झांसा दे करके उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया और उसके बाद उन्होंने इस तरह से रिटेलिएट किया। उनके 34 आदमी इन्होंने मारे, हमारे भी 10-12 आदमी मरे थे, लेकिन 1:3 का था और ये अर्धसैनिक बल थे और उनके 34 डेड बॉडी थी, वो डेड बॉडी छोड़ के भाग गए। 2 टैंक भी उनके बर्बाद हुए। इन्होंने उनको सारी की सारी ब्रिगेड जगह छोड़ करके भाग गई। ये एक बड़ी बहुत ही विचित्र कहानी है। जाहिर सी बात है, पाकिस्तान की दोगली फितरत एक बार फिर से सामने आई थी और किस तरह से मुकाबला किया गया और परास्त किया गया कहीं ना कहीं अर्धसैनिक बल की टुकड़ियों द्वारा। इसका विश्व में भी कोई दूसरी इसकी मिसाल नहीं मिलती। हमारे साथ नीतू जी भी मौजूद हैं, डीआईजी सीआरपीएफ हैं। मैम, आपको इस वर्दी में देखकर जोश आता है, इतने मेडल्स लगे हुए हैं आपकी वर्दी में, इसे देखकर भी तमाम जो महिलाएं और जो युवा देख रहे होंगे वो इससे सबक सीखेंगे। लेकिन आप कितना फक्र महसूस करती हैं इस बल से जुड़ने के बाद जिसने इतनी अधिक वीरता दिखाई थी एक वक्त? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आज से 30 साल पहले फॉर विमेन एम्पावरमेंट दुनिया की पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने विमेन आर्म्ड बटालियन का गठन किया। देश के दूर दराज के इलाकों से आई इन लड़कियों को एक वर्दी, एक सम्मान और उसके साथ साथ एक अपने आप पे फक्र होना, एक मेंटल स्ट्रेंथ देना, ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने शुरू किया। उसके बाद ये बटालियन जगह जगह तैनात करी गई, जिसमें कश्मीर, अयोध्या, गुवाहाटी, उसके अलावा लाइबेरिया में अपनी सेवाएं दी। उसमें भी ऐसी एक मिसाल दूसरी दुनिया में नहीं है। आईपीकेएफ के साथ हमारी महिला कार्मिक गई, जिनमें से एक को सेना मेडल भी मिला। पीपीएमजी, पीएमजी, इस तरीके की कई मेडल्स से इस बटालियन को भी नवाजा गया। तो हमें इस बात पे बहुत गर्व है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल रखी है जिसको देख करके आज बाकी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस भी इसके साथ साथ जुड़ी हैं। जाहिर सी बात है और ये कहीं ना कहीं तमाम युवाओं को प्रेरित करने वाली चीज है। और तमाम महिलाएं अगर नीतू जी को देखती होंगी तो कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये वर्दी खुद भी पहने और वीरता के तमाम किस्से भी जुड़े हुए हैं नीतू जी से और कहीं ना कहीं किताबें लिख चुकी हैं, इतनी ज्ञान का भी अथाह भंडार है। हम तमाम बातें उनसे करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान और जुड़े हुए हैं। शौर्य चक्र विजेता डिप्टी कमांडेंट आर के सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपने भी बहादुरी के इतने किस्से आपके साथ जुड़े हुए हैं और शौर्य चक्र जो आपकी वर्दी पर चमक रहा है, इसे देखकर तो कहीं ना कहीं किसी का भी जो दिल है वो फक्र से भर जाता है। क्या कहेंगे इस वीरता, आपकी वीरता के बारे में हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वीरता के बारे में आप क्या कहेंगे जो 50 साल पहले सीआरपी ने दिखाई थी? सीआरपीएफ में वीरताओं इनकी कमी नहीं है, वीर सुरमाओं की कमी नहीं है। हमेशा अपने काम को टास्क करने के लिए लगे रहते हैं। किसी मजहब से या किसी से कोई इनका कंसर्न नहीं, अपना केवल है कि एक देश के लिए अपना काम करना है, उसके लिए हम लोग काम करते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर तमाम मजहब के लोग इकट्ठे होते हैं। कहीं ना कहीं फौज होती है, पवार साहब आपसे ये सवाल करूंगा, कहीं ना कहीं फौज होती है, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, अलग अलग धर्म के लोग आते हैं और मिलकर कहीं ना कहीं देश के लिए काम करते हैं। ये भी संदेश देती है सीआरपीएफ। ओ यस, बिल्कुल बहुत अच्छा संदेश देती है और कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई अलग अलग जगह से आया। इतना इंटरमिक्स इतना अच्छा है, एक दूसरे के लिए इतनी अच्छी भावनाएं है। वहां कोई इस किस्म की धर्म, जाति, प्रदेश का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो अगर आप अपने प्रदेश में भी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जब आप ड्यूटी पे खड़े हैं तो आप सिर्फ सीआरपी और भारत के लिए खड़े हैं, आपको किसी से कोई वास्ता नहीं होता। ये एक बड़ी बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस तरह की कोई भावना ही नहीं है और हमें इसके ऊपर बहुत फक्र होता है कि हमने ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हमने नौकरी की है। तो बिल्कुल, वक्त और छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक ऐसी खास चीज, इस पूरी कहानी के बारे में दिखाएंगे, ऐसे शूरवीर से आपको मिलाएंगे जिसकी वीरता की कहानी सुनने के बाद आप कहीं ना कहीं दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हम आपको दिखाएंगे किस तरह से एक पैर पूरी तरह से नष्ट होने के बावजूद किस तरह से एक शूरवीर वीर योद्धा जो था वो लगातार डटा रहा नक्सलियों के सामने और शौर्य चक्र उसने किस तरह से जीता। इस ब्रेक के बाद पूरी कहानी।